गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम। इन रासायनिक संयोजन के नियमों में सबसे पहले नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम, नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम, नंबर 4 गैलू-सैक का नियम, नंबर 5 बर्जीलियस परिकल्पना और लास्ट में आवोगाद्रो परिकल्पना। तो ऐसे हमें रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन लैवासिए द्वारा किया गया था। इस नियम का प्रतिपादन लैवासिए द्वारा किया गया था और इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान सदैव समान बना रहता है। जैसे एक एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। पीछे मैं आप लोगों को इन परमाणुओं के द्रव्यमान बता चुका हूं। कैल्शियम ये तो है अभिकारक, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है उत्पाद। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। ऑक्सीजन की संख्या है 3 तो मल्टीप्लाई 3 से, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 टोटल हो गया 100 ग्राम। मान लीजिए इसको ग्राम में व्यक्त कर दे तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान है हमारे पास 100 ग्राम है। अब इसे हमने गर्म किया तो गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हुए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको मैंने बताया था 40 और ऑक्सीजन का 16, तो कैल्शियम ऑक्साइड का ग्राम में व्यक्त कर दें तो 56 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणा 2 यानी 12 प्लस 32 टोटल हो गया 44 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उत्पादों का कुल द्रव्यमान देखते हैं, तो 56 और 44 का मतलब हुआ टोटल 100 ग्राम। तो हम देख सकते हैं अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में नियम नंबर 2, दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम, और इस नियम का प्रतिपादन किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात के नियमानुसार एक यौगिक चाहे कितनी ही विधियों से बना लिया जाए, उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर यानी समान बना रहता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें CO2 का निर्माण करना है अलग अलग विधियों से। जैसे मैं 2 विधियों की सहायता से CO2 बनाता हूं। एक तो कोयले के दहन से जला करके इसको बना लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और एक दूसरा तरीका अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन कर दें, इसको गर्म कर दें तो CaO प्लस CO2। हमने देखो CO2 का निर्माण 2 अलग अलग विधियों से कर लिया।
नियम मैंने बताया था, एक यौगिक का निर्माण चाहे कितनी ही विधियों से किया जाए, उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। अब प्रत्येक तत्व यानी कौन कौन से दो तत्व हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहली विधि से प्राप्त CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 2, 12 अनुपात 32, यानी कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हुआ 4 तिया 12 और 8 चौक 32, यानी 3 अनुपात 8। अब दूसरी विधि से प्राप्त CO2 में भी कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16 गुणा 2 यानी 32, वही 3 अनुपात 8। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो हमने अलग अलग विधियों से CO2 प्राप्त की है, उसमें दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3 अनुपात 8 बना हुआ है। इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो एक बार फिर बोल दूं, इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया। इस नियम के अनुसार एक यौगिक चाहे कितनी ही विधियों से बना लिया जाए, उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर बना रहता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद में तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। रासायनिक संयोग के नियमों में तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम, और इस गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन डाल्टन द्वारा किया गया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार दो भिन्न तत्व परस्पर क्रिया करके, यदि दो भिन्न तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो भिन्न तत्व है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ये दोनों भिन्न तत्व हैं, परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में क्रिया करके देखो ये बना सकते हैं, एक तो H2O और एक बना सकते हैं H2O2। देख लो, भिन्न भिन्न तत्वों ने परस्पर क्रिया करके दो अलग अलग यौगिकों का निर्माण कर लिया, एक जल है और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर क्या बोला था, उनमें बन गई है एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। अब इनमें एक तत्व ऐसा है जिसका द्रव्यमान निश्चित है, और वो तत्व है हाइड्रोजन। देखो, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, यहां भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2 ग्राम। तो उनमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व, अब संयोजित होने वाला दूसरा तत्व कौन है, ऑक्सीजन। तो संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात, अब दूसरा तत्व का द्रव्यमान H2O में 16 और इसमें 16 दूने 32, अनुपात आया 1:2। दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब मैं बोलता हूं, यहां से देखिए, जब दो भिन्न तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उनमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम को एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दो भिन्न तत्व हैं। नियमानुसार ये भिन्न तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करेंगे। ये देखिए, ये परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो भिन्न तत्व हैं।
इनके परस्पर संयोग से भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण हुआ। इनके नाम नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। तो दो भिन्न तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। कर लिए गए। फिर क्या बोला था मैंने? तो उनमें यानी यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जुड़ने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। तो एक तत्व का द्रव्यमान, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, देखो इन यौगिकों में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 दूने 28, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। यहां नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान रहेगा 14, क्योंकि एक है। यहां 2 है तो 28, यहां 2 है 28 और यहां भी 2 है 28। हम चाहते हैं कि और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, पहले तो सबका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अब यहां 16, यहां भी एक ऑक्सीजन है 16, यहां 3 ऑक्सीजन है 16 × 48, यहां 4 है 16 को 4 से गुणा किया 64, यहां 5 है तो यहां 80। अब एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान किसका हो सकता है? वो है नाइट्रोजन। देखो सब में 28 है, सिर्फ इस जगह 14 है, तो इसका मतलब है यहाँ 14 है तो इसको कितने से गुणा कर दिया जाए? 2 से। 2NO होते ही यूँ समझ जाइए कि नाइट्रोजन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, या इसको लिख दें N2O2। तो तुरंत नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा कितना? 28 निश्चित हो जाएगा। ये कर दिया। चलो यहाँ तो रहने दो, यहाँ भी रहने दो। अब यहां नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित करते हैं। अब निश्चित कर दें तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान पहले वाले में 28, दूसरे वाले को 2 से गुणा किया तो 28, बाकी सब में नाइट्रोजन का द्रव्यमान ऑलरेडी कितना है? 28। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान, अब संयोजित होने वाले दूसरा तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो संयोजित हुआ है, संयोजित ऑक्सीजन का द्रव्यमान 28, संयोजित ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। यहां नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 था, तब ऑक्सीजन का द्रव्यमान था संयोजित होने वाले का 16, लेकिन अब निश्चित कर दिया 28, यानी 2 से गुणा करके तब हो जाएगा यहाँ 2 से गुणा करके 32। बाकी सब में 28 28 है, तो सब में संयोजित द्रव्यमानों का अनुपात 48, 64 और 80। फिर क्या बोला था? एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। देखो 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80, यानी कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, जो कि एक छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में है। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। एक बार फिर मैं बोल दूं, इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया। इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न तत्व परस्पर संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल समझाया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो भिन्न तत्व हैं, इनके संयोग से भिन्न भिन्न यौगिक बने N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। इनमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान मैंने लिख दिया 14 दूना 28, या एक है तो 14, 28, 28 और 28। यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो संयोजित हुआ है, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन एक है तो 16, 16 × 48, 16 × 4 64 और 16 × 5 80। अब इनमें से द्रव्यमान निश्चित किसका किया जा सकता है? नाइट्रोजन का, क्योंकि सब में 28 है, सिर्फ यहाँ 14 है। तो निश्चित करने के लिए हमने यहाँ कितने से गुणा किया? 2 से। ये हो गया। इसको तो 14 दूना 28, बाकी निश्चित द्रव्यमान सब में 28 है। से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व, दूसरा तत्व हमारे पास ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान सब में तो सेम रहना है, लेकिन यहां हमने 14 का किया था 28 दुगना, तो यहां भी 16 का हो जाएगा 32। अब संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात देखते हैं, तो हमें 1:2:3:4:5 प्राप्त होता है, जो कि छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, यानी कि एक तत्व का द्रव्यमान हमको कैसा करना है, निश्चित, तो उससे जुड़ने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। तो एक बार फिर बोल दूं, जब दो भिन्न तत्व परस्पर संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उनमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद में अंत में हम चौथे नियम की ओर बात करते हैं। एक और नियम लेते हैं यहाँ, गैलुसैक का नियम। इसने गैसीय आयतन संबंधी नियम दिया था गैलुसैक ने। गैलुसैक का नियम, इस नियम का प्रतिपादन गैलुसैक ने ही किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, ताप और दाब कैसे रखें, स्थिर, समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसें आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है, तथा बनने वाला उत्पाद भी यदि गैसीय है तो वह भी आयतन के सरल अनुपात में होता है। यानी कि गैसें सदैव सरल अनुपात, आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है, और बनने वाला उत्पाद भी यदि गैसीय होता है तो उसका आयतन भी सरल अनुपात में होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस क्रिया करती है। ये एक आयतन में, क्लोरीन का एक आयतन और हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 आयतन। तो गैलुसैक ने नियम दिया था कि गैसें सदैव सरल अनुपात में क्रिया करती है, और वो भी आयतन के सरल अनुपात में। तो बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयतनों का अनुपात हुआ 1:1, और बनने वाला उत्पाद भी यदि गैसीय है तो वह भी आयतन के सरल अनुपात में होता है, यानी अनुपात 2, और 1:1:2 एक सरल अनुपात है। इसे ही गैलुसैक का नियम कहते हैं। एक बार फिर बोल दूं, गैलुसैक के नियमानुसार समान ताप व दाब की परिस्थितियों में गैसें सदैव आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है, तथा बनने वाला उत्पाद भी यदि गैसीय होता है तो वह भी आयतन के सरल अनुपात में होता है। इसे गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं जल। तो हाइड्रोजन हम जानते हैं गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जल वाष्प, यहां रख दिया जाए इसको, जल वाष्प, तो ये भी गैस है। 2 आयतन, 1 आयतन, 2 आयतन। गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियमानुसार समान ताप व दाब की परिस्थितियों में गैसें सदैव आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का अनुपात 2:1,
तथा बनने वाला उत्पाद भी यदि गैसीय है जैसे जलवाष्प, तो वह भी आयतन के सरल अनुपात में होता है। इसे गैलू-सैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। अब कई स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि सर आपने एक आयतन और दो आयतन कैसे लिख दिए। तो ये आपने पढ़ा होगा, जैसे अभिक्रिया बैलेंस करते हैं H2 + Cl2 = 2HCl, गैस गैस और गैस। आगे का गुणांक यहाँ आयतन को प्रदर्शित करेगा। इस समय आयतन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एक आयतन, क्लोरीन का भी एक आयतन और HCl का दो आयतन। तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक आयतन में क्रिया कर रही है, और यदि उत्पाद भी गैसीय है तो वह भी उनके सरल अनुपात में होता है। इसे गैलू-सैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। एक यौगिक चाहे कितनी ही विधियों से बना लिया जाए, एक यौगिक चाहे कितनी ही विधियों से बना लिया जाए, उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर या समान बना रहता है। तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम। जब दो भिन्न तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उनमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। और चौथा हमने पढ़ा गैलू-सैक का नियम, और इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब की परिस्थितियों में गैसें सदैव आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है, और यदि उत्पाद भी गैसीय हो तो वह भी आयतन के सरल अनुपात में होता है। धन्यवाद।